गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं विश्वास होगा कि आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, अंकल आंटी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आप जानते हैं पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसमें हमको घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, लेकिन हमें पढ़ाई भी करना है। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए। आज जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ भी कोई समस्या हो, आप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या जो विद्यालय के द्वारा आधिकारिक नंबर दिया गया हो उस पर कांटेक्ट कीजिए, आपके सलूशन मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। नरेशन आप देख सकते हैं दो शब्दों से बना है, नैरेट प्लस एशन। यहाँ पर नैरेट यानी सभी को पता है व्याख्या या व्याख्या करना। एशन का मतलब होता है टू चेंज, यानी परिवर्तन करना। व्याख्याओं को परिवर्तित करना ही नरेशन होता है। हम इसको एक लाइन में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, एशन ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। एशन ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। यानी हम व्याख्याओं का जो परिवर्तन करते हैं वह नरेशन होता है। यानी हम इसको यहाँ पर हमने आपको दर्शाया है नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो यह डायरेक्ट स्पीच क्या है? तो व्हेन वी रिपीट द एक्चुअल वर्ड्स, यानी जब हम वक्ता के द्वारा बताए गए कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। बट यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन वी गिव सबस्टेंस, यानी जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का सारांश देते हैं या अपने भाषा में व्यक्त करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को हम इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं। यह हमेशा आप रिमाइंड रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को हम इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता का कथन इन्वर्टेड कामा से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यहां देखिए हमने लिखा है कि राम सेड टू मी। राम सेड टू मी, यहां वक्ता के कथन को सिंगल कामा से अलग करके इन्वर्टेड कामा में कर दिया गया। आई नो यू, यानी यह वक्ता का कथन हो गया। तो जब हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं और उसको इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन जब हम वक्ता के कथन का सारांश लेकर अपनी भाषा में उसको कहने का प्रयास करते हैं, जैसे इसी बात को हमने कहा, राम टोल्ड मी दैट आई न्यू ही न्यू मी, यानी यहां पर कुछ परिवर्तन हुए हैं। आप देख सकते हैं राम यहां सेड टू है, हमने टोल्ड में ले आया। यह ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों है, यहां कॉमा के स्थान पर हम लोगों ने दैट का यूज किया है। उसके बाद यहां आई है जो फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को हमने ही कर दिया, यानी थर्ड पर्सन लेकर आ गए। उसके बाद यहां प्रेजेंट की वर्ब है, इसको हमने पास्ट के वर्ब में कर दिया। यहां यू सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया गया। यानी जब हम वक्ता के कथन के सारांश को लेकर के व्यक्त करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, और जब हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होते हैं। एक बार पुनः मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि नरेशन एशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्याओं के परिवर्तन को कहते हैं। यहां नरेशन आप देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम लोग प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच है ही सीधे सीधे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम लोग अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि आप देख रहे हैं कि यहां राम सेड टू मी, इस पूरे पार्ट को, या एक क्लॉज है, सिंगल कामा से अलग कर दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं आई नो यू, यह इन्वर्टेड कामा में कर दिया गया है। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। दिमाग में रखिएगा, पहला पार्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा पार्ट
रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बताने का प्रयास करें। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप पढ़ते आए हैं। रिपोर्टिंग स्पीच यानी जब डायरेक्ट स्पीच के एक क्लास यानी पार्ट को सिंगल कामा से हम अलग करते हैं तो रिपोर्टिंग हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच के पार्ट, वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के बीच में रखा जाता है, रिपोर्टेड हो जाता है। समझ में आया? यानी डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो सिंगल कामा से अलग कर दिया जाता है, रिपोर्टिंग हो गया। डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के बीच में कर दिया जाता है, रिपोर्टेड हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट कीजिए। जो नंबर दिए गए हों, चाहे वह मेरा नंबर हो, चाहे विद्यालय का नंबर हो, इंस्टीट्यूट का नंबर हो, आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट स्पीच को देखे हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया जा रहा है। पहला पार्ट हो गया रिपोर्टिंग और दूसरा पार्ट हो गया रिपोर्टेड। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने का प्रयास करता हूं, राम सेड टू मी आई नो यू। यह डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह डायरेक्ट स्पीच में राम सेड टू मी, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। तो यह सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यह वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यानी इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। उसी प्रकार से जो इन्वर्टेड कामा में पार्ट लिखा गया है, उस पार्ट को रिपोर्टेड हम कहते हैं। इसमें नो का यूज किया गया यानी वर्ब का, इसको रिपोर्टेड वर्ब या वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए, डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया है। पहला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का यूज होता है, लेकिन जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में आता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। अब उसमें जो सब्जेक्ट दिए रहते हैं उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कह लीजिए, ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कह लीजिए। उसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कह लीजिए, रिपोर्टेड सब्जेक्ट कह लीजिए। ऑब्जेक्ट को भी आप रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कह लेते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। इस रूल्स का स्टडी अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप इतना तैयार कीजिए और जहां भी समस्या हो उस समस्या को बताने का प्रयास कीजिए। नंबर पर आप कमेंट कीजिए।